हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्टडी एकेडमी। आई एम अजीत सिंह और आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर पहला पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर करने हैं उसमें जो आपका पहला टॉपिक रहेगा लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 2 पे लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नंबर 3 पे लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 4 पे लोकतंत्र के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 5 पे आपका लोकतंत्र क्यों, वाई डेमोक्रेसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को कि वीडियोस तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग यूट्यूब बने पड़े इसमें दुनिया भर के। बट एक्चुअली जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसमें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ध्यान रखा गया है कि एग्ज़ाम में आपको रिप्रेजेंट कैसे करना अपने थॉट्स को। बेसिक सा ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसे पॉलिटिक्स पढ़ा रहा है टीचर, आपका ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, आपका ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, तो वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है। बट इशू यहाँ पे ये आता है कि हम लोग एग्ज़ाम में क्या लिख के आएंगे। तो हमने ट्राई किया है स्पेशली सभी वीडियोज़ के अंदर कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारी चीज़ें कर पाओ, ताकि आपको पॉइंट्स मिल सके, वो बातें मिल सके, वो आंसर मिल सके जो आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। तो आई थिंक ये बेटर है आप सभी के लिए। तो वीडियोस को पूरा देखिए जरूर और आने वाले जो कमिंग वीडियोस हैं उस पर भी ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी एक मोटिव है कि मुझे एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, एक अच्छे आंसर्स मिल जाए, ताकि एग्ज़ाम में मेरे को प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें कि अपना पहला टॉपिक है आपका लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब इसमें साथ के साथ एक और अच्छी चीज़ होती है, इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो जवाबदेह होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं किसके प्रति, जनता के प्रति। मतलब यूँ कहूँ मैं कि जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं वो हमें जवाब भी देंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या डिसीजन जो दिया है उसके पीछे रीज़न क्या है। इंग्लिश में लिखा ये है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक। कि भाई जो पब्लिक उन्हें चुन रही है उन पब्लिक के प्रति उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि अगर जो डिसीजन पब्लिक के लिए लिया गया है वो कितना रीजनेबल है या नहीं है। एक और डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चयन जनता द्वारा होता है। बिकॉज ऑफ हम सब पब्लिक हैं, हम सब जनता हैं, और हम जनता क्या करते हैं, अपने वोट्स के थ्रू किसको इलेक्ट करती है, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, कुछ लोगों को चुनती है जो हम पर शासन करते हैं। तो इसी प्रकार के सिस्टम को हम लोकतंत्र का नाम देते हैं। इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है इस टाइप्स की, उस गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी दो और इनिशियली हमने थोड़ा सा क्रिएट किया है किस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो देखते हैं कि जो लोकतंत्र है इसका वर्ड मीनिंग क्या है, उसका वर्टिकल मीनिंग क्या है, कि सब शाब्दिक करते इसका। कि लोकतंत्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोक्रेशिया वर्ड से हुई है। इसमें जो दो वर्ड है, इसमें पहला है डेमो, जिसका मीनिंग होता है जनता, और क्रेशिया का मीनिंग होता है शासन। मतलब सीधी सीधी बात है, जनता का शासन। डेमोक्रेसी origin from democratia, a Greek word. In this, demo mean public and cratia mean rule of public. तो सिंपल सा मतलब है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ पब्लिक, जनता का शासन। अब यहाँ पे एक और अच्छी डेफिनेशन बताई जाती है, ऑफ द पीपल, लोगों का, ऑन द पीपल, लोगों पर, बाय द पीपल, लोगों द्वारा। मतलब कोई भी ऐसा शासन, कोई भी ऐसा सिस्टम जो लोगों ने क्रिएट किया हो और वो लोगों पर ही शासन करता हो। किसके द्वारा, लोगों द्वारा ही, लोगों का, लोगों पर, लोगों द्वारा होने वाला शासन आपका कहलाता है लोकतंत्र। ऑन द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ये तीन कंसेप्ट आपको इजीली याद हो जाएंगे, जो आपको लोकतंत्र की परिभाषा लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आई होप आपको ये ढंग से अब क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार। इंग्लिश में
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस में भी आ सकता है या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के फीचर भी आ सकते हैं। तो देखते हैं लिखा क्या है वन बाय वन। पहला लिखा है आपका कि जो लोकतांत्रिक सरकार में प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल। इधर क्या लिखा है, शासक जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जो रूलर होता है डजेंट इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब कि ये पर्सन कोई राजा भी हो सकता है या अदर सिस्टम से भी आ सकता है। यहाँ पर जनता चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती है। मेजरली डेमोक्रेसी के अंदर जनता चुनती है, लेकिन नॉन डेमोक्रेसी के अंदर जनता नहीं चुनती है। नंबर 2 चीज़, क्योंकि जनता चुनती है तो जो शासक की जिम्मेदारी होती है कि जनता के प्रति क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, जवाब देगा जनता को। जबकि गैर लोकतांत्रिक में वो जवाबदेह नहीं होता, वो किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होती। नंबर 3 चीज़, एक राजनीतिक प्रक्रिया के बाद आते हैं इसके जो प्रतिनिधि, किसमें, लोकतंत्र के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आते हैं जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। इधर क्या है, किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। जैसे राजा है उसे किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता, वो अकेले ही जीत जाता है, मतलब उसे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3 चीज़, सॉरी नंबर जो यहाँ पे 4 है, जनता की भागीदारी होती है। भाई अगर शासक को चुनना है, सरकार बनानी है लोकतंत्र के अंदर, तो जनता पार्टिसिपेट करती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। बट नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता, जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। लास्ट में एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम, तो इंडिया एग्जाम्पल है इसका, अमेरिका एग्जाम्पल है जहाँ पर आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाई जाती है। बात करें हमारी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि इसमें चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इंग्लिश में चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड वियतनाम, ये एग्जाम्पल है आपके नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज़ आप क्लियरली सारी चीज़ें ध्यान से देखें। यहाँ पे पहली चीज़ है कि प्रमुख फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं। द मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। भाई हम पब्लिक हैं, हमने लोगों को चुना है, किस लिए, ताकि वह हमारे लिए अच्छे अच्छे फैसले ले सकें। तो लोकतंत्र की सबसे पहली खासियत यही होती है कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे लिए फैसले लेते हैं। नंबर 2 चीज़, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्टेड प्रोसेस। अब ये क्या होता है, फ्री मतलब इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल प्रेशराइज नहीं कर सकता कि मुझे ही सरकार बनाने का मौका दिया जाए। यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को छोड़ दिया जाता है। जो भी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी अच्छा नेता होगा, जिसके अंदर अच्छी चीज़ें होंगी, जिसकी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, जिसकी नीतियाँ अच्छी होंगी, वही क्या बनेगा, सरकार में आगे जाएगा। इसमें इसलिए क्या कहा गया, इसमें स्वतंत्र होता है, इसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता, निष्पक्ष होता है, किसी का भेदभाव इसमें नहीं होता। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया फ्री एंड फेयर का मतलब क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक व्यक्ति के एक वोट का एक समान मूल्य होता है। सेम वैल्यू फॉर अ वोट ऑफ अ पर्सन। आप एक आम नागरिक हो, आपके वोट की वैल्यू दूसरे वोट की वैल्यू के बराबर होगी, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी के वोट की वैल्यू बराबर होगी। आगे कानून का शासन होता है और अधिकारों का सम्मान किया जाता है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। लॉ का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो नियम कानून हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी मनमानी किसी की नहीं चलती है, और जो भी गिवन राइट्स होते हैं, जो भी अधिकार दिए जाते हैं, उनका पूरा सम्मान किया जाता है हमारे प्रतिनिधियों द्वारा, हमारे संविधान द्वारा और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर। मतलब कि किसी के राइट छीने नहीं जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जनरली यहाँ पे मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है डेमोक्रेसी को। एक होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सीधे तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकती है। अ डेमोक्रेसी इन विच पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब बात ये हुई कि हमारी क्लास का मॉनिटर बनाना है, तो मॉनिटर बनाने के लिए टीचर कोई वोट तो कराएगा नहीं। वो क्या करता है, पूछ लेता है कि बेटा कौन कौन से बच्चे इस बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहते हैं। मान लीजिए ए और बी करके 2 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से टीचर चाहता है एक को मॉनिटर बनाना, तो दोनों को आगे खड़ा कर दिया पूरी क्लास के, और क्लास से पूछा गया बेटा कि ए बच्चे को कौन बच्चे मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो ए बच्चे के लिए हाथ खड़ा करेंगे सभी,
उसके बाद इसी तरीके से बी के लिए पूछेगा कि कौन कौन बी के लिए, तो जो बी के लिए भी खड़ा करना चाहता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके लिए, उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। तो सेम इसी तरीके से जब सभी की राय ली जाती है किसी भी प्रतिनिधि को चुनने के लिए, तो वहाँ पे कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और इसी के अपोजिट जहाँ पर सभी की राय नहीं ली जाती, सिर्फ लिमिटेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लिमिटेड कहने का मतलब है कि हमारी बातें रखने के लिए हम सीधे नहीं जाएंगे, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जो हमारी बात को आगे रखेगा। तो देखिए लिखा क्या है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। A democracy in which representative of the people participate in the decision making process। जनता सारी की सारी सीधे नहीं जाएगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उन डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब कि जहाँ जनता सीधे जाती है वो डायरेक्ट होता है, जहाँ पे जनता के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो इनडायरेक्ट होती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र क्यों है, वाई डेमोक्रेसी। तो इस बात का जवाब देने के लिए आपको इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखनी पड़ेगी, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे बात करनी पड़ेगी। देन आप इजीली बता सकते हो कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ पे हम बात करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी अच्छाइयों से। तो इसमें होता क्या है, जवाबदेह शासन का स्वरूप पाया जाता है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम अभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। कोई भी डिसीजन लेगी अच्छा या बुरा, उसके बाद उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यहाँ पे समझ ही आती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंटेबल होती है। नंबर 2 चीज़, बेहतर निर्णय की संभावना, मोर पॉसिबिलिटी फॉर बेटर डिसीजन। अब देखिए ये बेटर डिसीजन की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, क्योंकि हमारे हर एक ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर एक समूह के नेता होते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद ये होती है कि जो डिसीजन आएगा वो सबके फेवरेबल आएगा, सभी के हिसाब से आएगा। क्योंकि अगर सभी ग्रुप्स के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी अपनी सभी बातें रखेंगे और बातें रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक बेटर रिजल्ट आने वाला है। नंबर 3 चीज़, मतभेदों से निपटने का सही विकल्प, राइट ऑप्शन टू रिमूव डिसोनेंस। मतलब कि मतभेद मतलब कि आपसी जो टकराव होते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, जो अलग अलग थॉट वाले जो लोग हैं उनके बीच में सुलह करवा देता, मतलब ये समझौता करा देता है, या यूँ कह लो उनके बीच के जो कन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर देता है। कैसे बात करूँ मैं, मान लीजिए 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, दोनों की थिंकिंग अलग अलग है किसी भी चीज़ को लेकर के। अब क्या हुआ, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जाके बात करते हैं और बात करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो दोनों के फेवरेबल रहेगी, दोनों के हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपसी मतभेद नहीं होगा, जो मतभेद था वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन होता है डेमोक्रेसी किसी भी मतभेद को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि भाई इसमें सबकी सुनी जाती है। नेक्स्ट बात करें, इसमें हम नागरिकों का सम्मान करते हैं। नागरिकों के सम्मान का मतलब कि जितने भी भाई पब्लिक होती है, कि पब्लिक ही क्या होती है, जनता जनार्दन वर्ड आपने सुना होगा, तो भाई पब्लिक ने ही बनाया है तो पब्लिक की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर यही खास बात होती है कि वो पब्लिक की क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। ये जनता के पास गलती सुधारने का अवसर होता है, पब्लिक हैव चांस टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। एक मिस्टेक वर्ड नीचे रह गया गलती से। तो यहाँ पे देखिए जो जनता होती है, मान लीजिए एक बार बाई मिस्टेक उसने किसी गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, गलत सरकार बना दी, तो उसके बाद अगली बार जब 5 साल बाद चुनाव होगा तो उसके पास मौका होगा कि उस नेता को वो हटा सके। तो यहाँ पर जनता के पास मौका होता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मौका ना दे। चलिए ये तो रही बात इसकी अच्छाइयों की, बात करते हैं इसके डीमेरिट्स मतलब कि इसकी बुराइयों की। नंबर 1 चीज़ लोकतंत्र की वजह से आती है अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं, जब जनता चाहती है किसी की सरकार बना देती है और जब जनता चाहती है तो सरकार गिरा देती है। तो क्या होता है, सरकारें बदलती रहती है, तो कोई स्टेबिलिटी या यूँ कह ले कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं होती, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती, कोई सरकार आई और कोई सरकार गिर गई। तो कमी नंबर 1 इसमें ये है। कमी नंबर 2 बात करें, इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, पॉलिटिकल कंपटीशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि भाई वो उसके अंदर ये बुरी आई है, उसके अंदर ये बुराई है, वो इतना बुरा है, वो इतना बुरा है, वो नेता ऐसा है। इस तरह की चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां करती रहती। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो कंपटीशन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब माहौल क्रिएट कर देता है देश के अंदर। नंबर 3 चीज़ डिसीजन के अंदर देरी होना, फैसलों के अंदर देरी होना, डिले इन डिसीजन।
कि कोई भी फैसले होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंज्यूम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब माना जाता है। आगे बात करें कि करप्शन, लेकिन भ्रष्टाचार ये कॉमन सी चीज़ होता है, डेमोक्रेसी का पार्ट होता है कि बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, किसी की मेंटलिटी कुछ और है, किसी की सोच कुछ और है। तो भाई काम सबको जल्दी करवाना है, आपकी भी सोच होती है कि मैं कम पढ़ करके जल्दी पास हो जाऊँ। इसी तरीके से हर तरह के नागरिक होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को भागना भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। तो इसी कारण बनता है क्या, भ्रष्टाचार। इस करप्शन के चक्कर में, इस जल्दबाजी के चक्कर में देश का नाश हुआ पड़ा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बुराई यही है कि करप्शन होता है इसके अंदर, कि लोग क्या है, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। जो नेता होते हैं उन्हें बार बार मौका मिलता है, तो मौका मिलने की वजह से क्या होता है, वो करप्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बात करेंगे सबसे ज़्यादा इसमें पैसा खर्च होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि होता क्या है कि जब गवर्नमेंट में बार बार इलेक्शन कराने पड़ेंगे सरकार बनाने के लिए, तो पैसा तो खर्च होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो आई होप आप बता सकते हो कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है और क्यों नहीं होना चाहिए, अच्छाई और बुराई के आधार पर। आपका क्वेश्चन आता है तो दोनों फेवर देखकर दोनों में से एक फेवर आप लिख सकते हैं आराम से। और अगर अब भी कोई डाउट बच गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर कोई प्रॉब्लम है मेरे को, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और जैसे ही इस वीडियो 100 लाइक्स हो जाते हैं, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।